ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि नॉर्सेट में अपियर होने वाले, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं पीडियाट्रिक्स में जितने भी अपडेट्स हुए हैं वो सारे आपको बता देने वाला हूं। जो भी कुछ आपने पहले पढ़ लिया है उसको भूल जाइएगा और जो अपडेटेड वर्जन है उसको याद रखिएगा। देखिए बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पर कंगारू मदर केयर की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पर जब आप कंपोनेंट्स की बात करते हो तो इसमें एक आई कंपोनेंट आप पढ़ा करते होंगे। इस आई कंपोनेंट का मतलब होता है बच्चों इमीडिएट। अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोटोकॉल ये इसका मतलब है इमीडिएट। अगर ओल्ड वर्जन की आप बात करेंगे तो यहां पर हम इंटरमिटेंट कहा करते थे। याद रहेगी बात, मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर आप चाहो तो ये 2 पॉइंट और याद रख लेना कि बेस्ट वेट टू स्टार्ट केएमसी योर आंसर विल बी 1800 ग्राम्स। कब स्टॉप कर दोगे? जब बच्चे का वेट 2.5 केजी हो जाए। गॉट इट? ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट आपको मैं बात बताता हूं, यहां पर आप लोग बात को याद रखिएगा किसके बारे में? डॉग बाइट मैनेजमेंट के बारे में। अगर कोई कुत्ता काट जाए, बाइट कर जाए, तो पहले हम कहते थे कि 15 मिनट तक वॉश करना है। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10 मिनट्स। कि जब डॉग बाइट की बात करते हैं तो आप क्या कह दोगे? वॉश वुंड with soap and running water for 10 minutes। क्या चेंजेज है? ओल्डर कहा करते थे 15 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद में नियोनेटल रिससिटेशन की गाइडलाइंस को सुन लीजिएगा। जो अपडेटेड वर्जन है उसमें क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जब नियोनेटल रिससिटेशन की बात करते हैं तो यहां पर इनिशियल केयर के अंदर कोड मैनेजमेंट प्लान को इंक्लूड कर दिया है। अगर हम करेक्टिव स्टेप्स की बात करते हैं तो करेक्टिव स्टेप्स के अंदर लैरिंजियल मास्क एयरवे को इंक्लूड कर दिया है। और अगर मैं आपसे कहूं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को अभी केवल वेंटिलेशन कहा जाएगा। 1 मिनट पर SpO2 मॉनिटरिंग लास्ट ईयर पूछी गई थी, लेकिन अभी क्या कर दिया है न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1 मिनट पर SpO2 मॉनिटरिंग एलिमिनेटेड है, नहीं करनी। याद रहेगा। इसमें बेटा जी चेस्ट कंप्रेशन से भी थोड़े से अपडेट्स हैं। पहले जो कहा करते थे 2 फिंगर और 2 थंब मेथड, ये ओल्डर है। अभी आप कहोगे 2 थंब और 1 हैंड मेथड। ये मेथड अब आप काम में लेने वाले हो किसके अंदर? नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर। और सुनते चलिएगा, आप लोगों को थोड़ा ये भी याद रखने की जरूरत है कि जब आप बात करते हैं एपिग्लोटाइटिस की, एपिग्लोटाइटिस के जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसके अंदर पहले आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पढ़ते थे। अभी आप फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को देने वाले हो। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सेकंड प्रायोरिटी पर होगा और इसका जो बहुत बड़ा रीजन है वो वैक्सीनेशन है। जब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दे दी जाए तो एपिग्लोटाइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद में आप लोग ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनयूरेसिस भी याद रख सकते हैं। पहले आप पढ़ते थे इमिप्रामाइन, अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट होगी। इमिप्रामाइन के साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए इमिप्रामाइन अब फर्स्ट चॉइस नहीं है। ये मैं एनयूरेसिस की बात कर रहा हूं, ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर रहा हूं।
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के अंदर आप बिहेवियरल थेरेपी, बेड अलार्म, वो सब याद रखोगे। देखो ये सब अपडेट तो है ही, लेकिन साथ में आप लोगों को एक यूथनेशिया के बारे में भी याद रख लेने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पहली बार ये इंडिया में हुआ है जहां पर पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया है। एक बीटेक स्टूडेंट हरीश राणा, जो कि 2013 में इंजरी हुई थी, लेकिन तब से वो वेजिटेटिव स्टेट में थे। इसकी वजह से, क्योंकि वो रिवाइव नहीं कर सकते हैं, तो पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जिस मेडिकल सपोर्ट पर वो हैं, जिसकी वजह से वो जीवित हैं, उस मेडिकल सपोर्ट को धीरे धीरे कम कर दिया जाए जिससे कि वो जीवित ना रहे। इसको हम इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है लीथल दवाइयां दे के और फिर डेथ करवाना, तो वो लीगल नहीं है। अभी आगे बढ़ते। पोलियो वैक्सीन स्विच के बारे में आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कहेंगे, जो ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन थी, ट्राइवेलेंट का मतलब P1, P2 और P3 स्ट्रेन जहां पर थे, उसको अब स्विच कर दिया गया है इनटू बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। जिसमें कौन सा कंपोनेंट रिमूव किया है, तो आप कह देंगे P2 कंपोनेंट को रिमूव किया। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जो मीजल्स रुबेला है, इसने मीजल्स को रिप्लेस कर दिया है। पीसीवी जो है वो कंपलसरी हो गया है। टीडी जो है उसने टीटी को रिप्लेस कर दिया है। और टीडी के बारे में आप लोगों को एक दो बातें और बता देता हूं कि क्या टीडी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट था? बिल्कुल था। कब से था कि सर ये 2018 से था। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि हम टीडी की बात ज्यादा करने लग गए? अरे बेटा जी, हमारे इंडिया ने इंडिजीनस प्रोडक्शन बोलते हैं, वो यहां पर स्टार्ट हो गया है। इंडिजीनस प्रोडक्शन यहां स्टार्ट हो गया है 2026 में। कौन करवा रहा है? तो आप कह देंगे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। यहां पर ये इंडिजीनस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इसके अलावा पीसीवी जो वैक्सीन है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। और ये भी ध्यान रहे, इंडिया ने अभी देखो, इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है। अभी 2026 के अंदर डेंगू की एक वैक्सीन अभी स्टार्ट कर दी है, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, ये अपडेट्स बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा। इनको पढ़ लेने का मतलब अपने कंपटीशन से आगे बढ़ जाना है। जिन बच्चों को ये नहीं पता वो वहीं फंस जाएंगे और पुराने आंसर करके आ जाएंगे। ये नहीं करना है एनप्रेप के बच्चों। आगे बढ़ते। अगर मैं आप लोगों को अंडर 5 मोर्टेलिटी के कॉज बताऊं तो आप कह दीजिएगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वो 24% के लिए जिम्मेदार है, 18% के लिए प्रीमैच्योरिटी, 11% के लिए डायरिया, 10% के लिए बर्थ एस्फिक्सिया और 8% के लिए सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस। और मीजल्स भी आप कह सकते हो 3%। ये आप यहां पर याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद में आप लोगों को बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है इस चेन ऑफ सर्वाइवल के लिए। ये चेन ऑफ सर्वाइवल अभी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर सीपीआर के लिए एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गाइडलाइन है, जो कि सभी एज ग्रुप के लिए लागू होती है।
कि सबसे पहले कॉल करेंगे 911, फिर स्टार्ट करेंगे CPR, AED यूज करेंगे, EMS रेस्पॉन्स, हॉस्पिटल केयर और रिकवरी। और बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रख लें कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस लगभग 100% है। चाहे प्री में या मेंस में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा इस यूनिफाइड चेन ऑफ सर्वाइवल से। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। CPR के लिए आप गाइडलाइन अलग अलग मतलब एज ग्रुप में अलग अलग पढ़ते हैं, वो एक कर दी गई। इसके बाद में टीवी की गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा। पहले जो 6 मंथ्स हुआ करती थी, आज वो 4 मंथ्स है। और यहां पर आप HPZM को काम में लेते हो। H का मतलब आइसोनियाजाइड से है, जो पहले भी काम में ली जाती थी। P का मतलब रिफाम्पेंटिन से है, पहले रिफाम्पिसिन काम में लेते थे। Z का मतलब पायराजिनामाइड से है। और M का मतलब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से है, मतलब कि यहां पर एथेम ब्यूटेल जो है वो आउट हो गया है, मॉक्सीफ्लॉक्स इन हो गया। ये कुछ अपडेट आपको यहां देखने को मिल जाने वाले। सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इवाकेफ्टर को याद रख लेना। ये इवाकेफ्टर CFTR जीन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो यहां पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम कहने लग गए हैं इवाकेफ्टर को सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। उसके अलावा चेस्ट फिजियोथेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर्स, नेबुलाइजेशन, ये सब तो कर ही सकते। नेक्स्ट आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है एनीमिया मुक्त भारत को। सुन लीजिएगा कि अगर 6 महीने से लेकर 5 साल का बच्चा है तो यहां पर आप 20 mg आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे। 1 ml देते हैं वीक में 2 बार, और ये सिरप होती है। 6 से 9 साल की बात करते हैं तो यहां पर 45 mg तो आयरन होगा और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होगा। आप वीक में 1 बार देंगे और पिंक कलर की टैबलेट होती है। इसके बाद में आप चाहे 10 से 19 साल की उम्र की बात करें, चाहे 20 से 49 साल की उम्र की बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें या लैक्टेशन की बात करें, इन सब में डोज सेम होती है, 60 mg आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। अगर आप कहें 10 से 19 साल या 20 से 49 साल में तो वीकली देते हैं, और लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान डेली दी जाती है। यहां पर ये कलर तो होगा ब्लू, बाकी सभी एज ग्रुप में जो कलर होगा वो रेड होगा बच्चों। गॉट इट। इसके बाद में आप लोग यहां पर एंटीनेटल विजिट को सुन लीजिएगा। मिनिमम की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग तो ये 4 विजिट है, जबकि WHO क्या कहता है 8 विजिट्स। आइडियल विजिट जो है वो लगभग 13 से 14 होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि 1 in every month अप टू 7 मंथ्स। 7 मंथ्स तक तो मतलब महीने में 1 बार, ट्वाइस ए मंथ इन 8 मंथ, और वीकली इन 9 मंथ। 9th मंथ में वीकली देना चाहिए, वीकली जाना चाहिए। इस तरह से ये आपने समझा। अब हम बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की, जहां पर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस की बात करें। पहले मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को एज इंडिपेंडेंट कहा जाता था। बेटा अभी क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये एज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी एज डिपेंडेंट ही है। क्यों? क्योंकि पहले आप क्या कहते थे, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस 6 महीने से लेकर और 59 मंथ तक यूज करते हैं। ठीक है कि मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस इस दौरान बहुत कम बढ़ता है, वरी बहुत कम करता है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको एज डिपेंडेंट बोला है। ये बात भी आप यहां पर याद रखेंगे बच्चों।
मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस के बारे में। अच्छा चलिए जी, इसके बाद में आप याद रखिएगा फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को। देखिए, फॉरेन बॉडी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या अपडेट है कि चिल्ड्रन या एडल्ट के अंदर पहले कहते थे कि एब्डोमिनल थ्रश करवा देंगे, जिसको आप हेमलिच मैन्युअर भी कहते हैं, जो कि अभी क्या कह दिया गया है, बाई 5 बैक फ्लो प्लस 5 एब्डोमिनल थ्रश। अल्टरनेटिव यहां पर करवाया जाएगा, कब तक करवाएंगे, जब तक या तो वो जो फॉरेन बॉडी जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है वो निकल जाए या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए। और अगर यही बात मैं आपसे बात कर लेता हूं किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर, तो आप क्या बोल दोगे कि पहले क्या पढ़ा करते थे, 5 बैक स्लैप प्लस 5 चेस्ट थ्रस्ट, ये अभी कर दिया है 5 बैक फ्लो प्लस 5 चेस्ट थ्रस्ट। तो ये आपको यहां पर याद रखना होगा। अच्छा जी, आप लोग बड़े परेशान होते हो क्राउल और क्रीप के अंदर कि क्राउल पहले करेगा या क्रीप पहले करेगा। याद रखना, ए पहले आता है, ई बाद में, तो क्राउल फर्स्ट, क्रीप बाद में। आप लोग और क्या याद रखेंगे कि अगर बच्चे के अंदर आईवी फ्लूइड्स पूछा जाए फॉर रूटीन मेंटेनेंस, तो यहां पर आप आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड की बात कीजिएगा। ठीक है, एक अपडेट और सुनना, अगर आपसे कहा जाता है नूनन सिंड्रोम के बारे में तो कह देना कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज जो कि एसोसिएटेड है विद कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कह सकते हो फर्स्ट होगी डाउन सिंड्रोम और सेकंड पे कौन आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा नूनन सिंड्रोम। सेकंड पे क्या आ जाएगा, नूनन सिंड्रोम। ये गाइडलाइन भी आपको पता हो। एक और सुन लीजिएगा, यहां पर हम बात करते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की, जो कि अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुआ। यहां पर आप क्या कहेंगे, वीक लॉन्ग इम्यूनाइजेशन, जो कि 7th ऑफ ईच मंथ से स्टार्ट होता है। आप यहां पर जब इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि हम यहां पर एमएमआर की 3 डोज दी जाती है। पहली देते हैं 9 मंथ पे, दूसरी देते हैं 15 मंथ पे, और तीसरी 4 से 6 साल कि अब नो अलोन मीजल्स। ये भी आपको समझ आया होगा। इस तरह से आप ये सब समझ सकते। एक यहां पर आप क्या बात कर सकते हो, रिकमेंडेड एज पूछ सकते हैं फॉर जेई वैक्सीनेशन, तो ये है 18 इयर्स इन एंडेमिक रीजन्स, इन एंडेमिक रीजन। इस तरह से ये थी बच्चों पीडियाट्रिक्स के अंदर आई हुई अपडेट्स। इनको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जो भी चीजें नई अपडेट होती हैं उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना। जो कुछ पहले अलग पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में जाइएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों, लगे रहिए।